जब वैदिक मंत्रों की गूंज मंद पड़ने लगी और यज्ञों की अग्नि राजनीति की आग में बदलने लगी। वही समय था उत्तर वैदिक काल का, जब धर्म, सत्ता और समाज, ये तीनों ने अपना नया रूप धारण किया। राजाओं ने देवताओं की जगह लेनी शुरू की, ब्राह्मण ज्ञान के शिखर पर थे और साधारण जनता नए बंधनों में जकड़ती जा रही थी। आज हम उसी काल के रहस्यों को खोलेंगे, जहां परंपरा और परिवर्तन आमने सामने खड़े थे। स्वागत है आपका इतिहास और आज में। यह है उत्तर वैदिक काल भाग 3। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. कृषि उत्पादन बढ़ाना। बी. राजा को सार्वभौम मान्यता दिलाना। सी. देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करना। डी. सेना का संगठन करना। उत्तर बी. राजा को सार्वभौम मान्यता दिलाना। राजसूय यज्ञ के माध्यम से राजा अपने अधिकारों को धार्मिक स्वीकृति दिलाता था। यह उसकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक बन गया था। सप्त सिंधु प्रदेश का स्थान किसने लिया? ए. गांधार। बी. कुरु पांचाल। सी. मगध। डी. काशी। उत्तर बी. कुरु पांचाल। यही वह क्षेत्र था जहां वैदिक संस्कृति का केंद्र स्थानांतरित हुआ और सभ्यता पूर्व दिशा में बढ़ी। सभा और समिति संस्थाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई थी? ए. पहले से अधिक शक्तिशाली। बी. केवल सलाहकार रूप में रह गईं। सी. राजा से ऊंची। डी. समाप्त हो गईं। उत्तर बी. केवल सलाहकार रूप में रह गई। अब राजा सर्वोच्च शक्ति बन चुका था और ये संस्थाएं केवल औपचारिक रह गई थीं। सामवेद का प्रयोग इस काल में किस उद्देश्य से किया जाता था? ए. युद्ध में। बी. यज्ञों में गान के रूप में। सी. व्यापारिक मेलों में। डी. विवाह संस्कार में। उत्तर बी. यज्ञों में गान के रूप में। सामवेद के मंत्रों को संगीतात्मक रूप से गाया जाता था, जिससे यज्ञों का वैभव और प्रभाव बढ़ता था। इस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ए. राजमहल। बी. गुरुकुल। सी. विश्वविद्यालय। डी. व्यापारिक संस्था। उत्तर बी. गुरुकुल। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य में रहकर वेद, कर्मकांड और नीति का ज्ञान प्राप्त करते थे। दक्षिणा किससे जुड़ी प्रथा थी? ए. विवाह। बी. यज्ञ और गुरु दक्षिणा। सी. सैनिक पुरस्कार। डी. व्यापारिक लाभ। उत्तर बी. यज्ञ और गुरु दक्षिणा। यज्ञ के बाद पुजारी या आचार्य को दी जाने वाली भेंट को दक्षिणा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए. समुद्री व्यापार। बी. कृषि और पशुपालन का संयुक्त आधार। सी. उद्योग प्रधानता। डी. हस्तशिल्प। उत्तर बी. कृषि और पशुपालन का संयुक्त आधार। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, परंतु पशुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण था। श्राद्ध परंपरा का उदय क्यों हुआ? ए. यज्ञ का विकल्प। बी. पितरों के प्रति श्रद्धा। सी. देव पूजन। डी. आर्षी सम्मान। उत्तर बी. पितरों के प्रति श्रद्धा। श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। धर्म की अवधारणा इस काल में किस रूप में विकसित हुई? ए. कर्मकांड मात्र। बी. सामाजिक आचार और कर्तव्य। सी. व्यक्तिगत साधना। डी. धार्मिक आयोजन। उत्तर बी. सामाजिक आचार और कर्तव्य। धर्म अब केवल पूजा नहीं बल्कि नैतिकता और समाज व्यवस्था का आधार बन गया था। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए. समाज को 4 वर्गों में बांटना। बी. जीवन को क्रमबद्ध बनाना। सी. जाति नियंत्रण। डी. विवाह प्रथा। उत्तर बी. जीवन को क्रमबद्ध बनाना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जीवन को 4 चरणों में बांटने की यही प्रणाली थी। उत्तर वैदिक काल केवल यज्ञों और राजाओं का युग नहीं था। ये वो समय था जब समाज अपने भीतर झांकना शुरू कर रहा था। शिक्षा, धर्म
और जीवन के मूल्य बदल रहे थे। स्त्रियों की भूमिका सीमित होने लगी थी और आश्रम व्यवस्था ने जीवन को नियमों में बांध दिया था। फिर भी इसी काल ने विचार और आत्मचिंतन की नींव रखी। यहीं से प्रश्न उठा, क्या कर्म ही धर्म है या धर्म का अर्थ कुछ और भी है? अगले भाग में हम जानेंगे कैसे शिक्षा, नैतिकता और मानवता के विचार धीरे धीरे भारतीय संस्कृति की आत्मा बन गए। जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ, जहां हर युग हमें यह सिखाता है कि बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है।